हेलो, थार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आज हमारा एक सब्जेक्ट हम बदलने वाले हैं। आज हमारा जो एक ज्योग्राफी और जो इतिहास है, हम भारत के संदर्भ में जो पढ़ रहे थे या विश्व के संदर्भ में हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और भारत के संदर्भ में आधुनिक इतिहास का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसकी हमारी मैराथन क्लासें दोनों चल रही थी। बहुत लोगों की डिमांड आई कि सर अभी आने वाले दिनों के अंदर 2-3-4 महीनों के अंदर राजस्थान के संदर्भ में यदि देखा जाए तो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं। उसके अंदर राजस्थान के बारे में या राजस्थान से संबंधित सिलेबस के अंदर काफी कुछ सम्मिलित किया गया है। तो सर ये करवा दीजिए, ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी या राजस्थान की इतिहास, ये करवा दीजिए ताकि अच्छा रहेगा। तो इन लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने अभी आज हमारा एक टॉपिक चेंज किया। हमारी जो मैराथन क्लासें हैं वो जो चल रही थी उसको हम बाद में पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ हम पूरा करेंगे, अभी प्रारंभ करेंगे राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे और एक क्लास हमारी रहेगी राजस्थान का इतिहास। इसी के साथ आप पहले जो हमारा ज्योग्राफी, राजस्थान का जो भूगोल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो इसके पहले पूरा एक राजस्थान की इतिहास को देखना बहुत जरूरी होता है। भौगोलिक इतिहास कि राजस्थान का इतिहास या राजस्थान का ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है? ज्योग्राफी के अंदर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और उस भौगोलिक क्षेत्र की सीमाएं होती हैं। एक सीमाओं के अंदर आबद्ध होता है वो क्षेत्र, उसको उसी का हम अध्ययन करें भौगोलिक। राजस्थान का संदर्भ में यदि देखें तो राजस्थान की सीमाएं हैं चारों तरफ से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों तरफ से सीमाएं बंधी हुई है। उस क्षेत्र का हमको अध्ययन करना है। लेकिन ऐसा नहीं था। ये क्षेत्र जो निश्चित सीमाएं, जो राजनीतिक सीमाएं बनाई गई थी, वो तो 1947 में भारत आजाद होने के बाद एकीकरण चला था, 7 चरणों में पूरा हुआ था, तब राजस्थान का एक रूपरेखा या नक्शा सामने आया था। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान का क्षेत्र जो पहले था उसमें राजस्थान को क्या क्या बोला जाता था। उसमें भी कुछ क्षेत्र तो इतिहास से भी है, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से ये क्षेत्र था, लेकिन इसके भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। इसका अस्तित्व एक निश्चित भौगोलिक सीमा 1947 को भारत के आजाद होने के बाद ही आई थी। उससे पहले राजस्थान को किन किन नामों से जाना जाता था, इसका हम यहाँ पे अध्ययन पहले थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि राजस्थान क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। ठीक, अभी राजस्थान के संदर्भ में यदि देखा जाए तो कुछ नाम है, उन नामों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसको पहले क्या बोला जाता था। देखो, आर्य यानी हम वैदिक काल की बात करें, ये क्षेत्र को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। यानी ये जो मैंने भारत का जो एक नक्शा बनाया है, ये ऊपर लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का भारत, ये इस प्रकार से कुछ भारत था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या उसके आसपास ये सीमाएं जो इधर है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर और यहां तक की सीमा तो प्राचीन काल से, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से ही सीमाएं बनी हुई है। ये तो सीमा निर्धारित है, निश्चित है, क्योंकि स्थल और जल विभाजित करने वाली सीमाएं हैं। ये वाली सीमा है, ये भारत जब आजाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था तब बनी थी। और ये वाली सीमा यहाँ पे नेपाल है, लेकिन मैंने यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणी लिखा है क्योंकि स्वतंत्रता से पहले का बात है, तो इधर हिमालय पर्वत श्रेणी एक सीमा आपको बताने के लिए कि मैं यहाँ तक का अध्ययन करने वाले हैं। और ये वाला क्षेत्र मैंने खाली छोड़ दिया, यहाँ पे भी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं एक भारत का रूपरेखा यहाँ पे मैं आपको बता करके, और इस रूपरेखा के अनुसार राजस्थान की अवस्थिति कहां पे है उसको यहाँ पे मैं इंडिकेट करना चाहता हूं, संकेत करना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये नक्शा यहाँ पे उतारा है। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा राजस्थान का भौगोलिक इतिहास, पढ़ते हैं कि राजस्थान को आखिरकार पहले जब स्थान तो था लेकिन किन नामों से जाना जाता था। वैदिक काल में इसको बोलते थे, वैदिक काल में इसको बोलते थे ब्रह्मवृत। ब्रह्मवृत क्या बोलते थे? वैदिक काल में इसको ब्रह्मवृत के नाम से जाना जाता था। और रामायण काल, जब रामायण काल आया तो उसमें उसको मरुकांतर के नाम से जाना था। रामायण में इसको बोलते हैं मरुकांतर, मरुकांतर के नाम से।
इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, मरुकांतर। इसकी मैं यहाँ पे जो सीमा बनाऊंगा वो सीमा कब बनाऊंगा, जब भारत आजाद हो जाएगा और 7 चरण चलेंगे। 7वें चरण में इसका जो सीमा बन जाएगी वो सीमा में इस जो पायदान पे, कौन से पायदान पे वो समय आएगा और किस श्रृंखला में वो समय आएगा, तब मैं यहाँ पे इसकी सीमा निर्धारित करूंगा और इसका नाम राजस्थान दे दूंगा। उसके बाद यदि देखा जाए तो जॉर्ज थॉमस, यहां पे ग्वालियर है, कहा है, यहां पे ग्वालियर है। ग्वालियर के एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था दौलत राव सिंधिया। क्या नाम था? दौलत राव सिंधिया। वहां एक अंग्रेज कमांडेंट रहते थे। कौन? अंग्रेज कमांडर, एक अधिकारी रहते थे सेना के अंदर। उस अधिकारी का नाम था जॉर्ज थॉमस। उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। उस जॉर्ज थॉमस ने इस वाले क्षेत्र को, जो जहां पे वो रहता था, उसने बोला कि उत्तर और पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र के अंदर राजपूत राजा अपना शासन करते हैं। इसलिए जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में, कब? जॉर्ज 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस स्थान का नाम दिया था राजपुताना। इसका नाम दिया था राजपुताना, नाम दिया था। एक ये थोड़ा सा फैक्ट बन जाता है। उसके बाद जॉर्ज थॉमस के बाद मुणोत नैणसी ख्यात के अंदर, मुणोत नैणसी ने, राजस्थान का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है मुणोत नैणसी ख्यात, जो राजस्थान का अबुल फजल के नाम से विख्यात मुणोत नैणसी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। इसके अंदर इन्होंने राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया था, मुहनोत नैणसी। इसके अंदर इसने राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया था। आगे चलिए, इसके बाद आगे देखें तो कर्नल जेम्स टोड, जिसको घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने राजस्थान का 1829 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक थी। उस पुस्तक का नाम था द एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। इस बुक के अंदर इस स्थान का नाम राजस्थान, राजस्थान तथा रजवाड़ा नाम से नाम दिया था। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने नाम दिया था राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर ये नाम दिए थे, 3 नाम दिए थे। मुणोत नैणसी ने राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया था। जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना। रामायण काल में इस क्षेत्र को मरुकांतर कहते थे। वैदिक काल में इसको ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार से राजस्थान के भौगोलिक इतिहास इस तरह का नामकरण रहे थे। अभी हम आ जाते हैं, अभी हम यदि भारत का, राजस्थान का भूगोल हमको पढ़ना है तो फिर अभी हमको 1947 के बाद के भारत राजस्थान के ऊपर आएंगे और एक इसकी सीमा निर्धारित हम यहाँ पे कर देंगे। सीमा निर्धारित करेंगे तो हम यहां से चलेंगे, किस तरह से हुई थी ये सीमा निर्धारित है, ये हम इतिहास में पढ़ेंगे। जो राजस्थान का एकीकरण है उसके तहत हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इस तरह से था ये। इस प्रकार से राजस्थान का ये सीमाएं निर्धारित हो गई थी। 1947 के बाद 7 चरणों में ये सीमाएं निर्धारित हुई थी और एक वर्तमान स्वरूप राजस्थान का सामने आ गया था। अभी जो आगे हमारी जो क्लासें चलेंगी वो इस क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, इस क्षेत्र को ही पूरा अध्ययन करेंगे। ये संपूर्ण जो नक्शा मैंने बनाया है वो आगे की क्लासों में नहीं बनाऊंगा, सिर्फ राजस्थान का नक्शा निर्धारित किया जाएगा, लिखा जाएगा। उस नक्शे के बारे में हम उस ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। अब इसके अंदर हम राजस्थान का संपूर्ण ज्योग्राफी को शामिल करेंगे। उसमें राजस्थान की अवस्थिति से लेकर के राजस्थान का आकार, राजस्थान के अंदर पाए जाने वाले उच्चावच, भौगोलिक उच्चावच पाए जाते हैं वो, और चट्टानों का अध्ययन भी यहाँ पे करेंगे, पर्वतों का अध्ययन भी करेंगे, नदियों का अध्ययन भी करेंगे, एक बहुत बड़े मरुस्थल है उसका भी अध्ययन करेंगे, और हम जोड़ेंगे उनको साथ में, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसके साथ जोड़ते हुए उनका अध्ययन करेंगे।
विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली मिट्टी का भी अध्ययन यहाँ पे हम करेंगे। संपूर्ण राजस्थान के भूगोल को हम यहाँ पे शामिल करेंगे। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा अवस्थिति देख लेते हैं राजस्थान की। जो राजस्थान का एकीकरण के बाद राजस्थान की जो शेप हमारे सामने आया था, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, इस प्रकार ये राजस्थान था। इसकी हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की फैक्ट हमको याद होना चाहिए कि राजस्थान का दक्षिणतम हिस्सा जो है वो कौन सी अक्षांश रेखा पे है, और पूर्व और पश्चिम दोनों कौन कौन से देशांतर पे है। जो आडी रेखाएं हैं उनको अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है, जिनको ग्लोब के ऊपर प्रदर्शित किया गया है। जो खड़ी रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। और ग्रीनविच रेखा जहां पे यूरोप के अंदर से निकलती है, उसको हम 0 डिग्री दिया गया था नाम। और उसके बाद उससे यदि पूर्वी दिशा में हम चलेंगे, कहां पे, उस रेखा से पूर्वी दिशा की ओर हम चलेंगे, तो सारा का सारा हिस्सा पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाएगा, जो कि एक ग्लोब के अंदर हम अध्ययन करेंगे। अब 0 डिग्री इस साइड में है, उससे हम पूर्वी दिशा की ओर जाएंगे, तो यहां पे जो रेखा ये बनती है, ये जो रेखा है, ये एक देशांतर रेखा है। इस देशांतर रेखा का जो मान है वो है 69 डिग्री 30 मिनट। ये ऊपर एक डॉट लगाने का मतलब होता है मिनट होता है। इसका भी हम अध्ययन, ग्लोब का जब अध्ययन करेंगे तब इसको शामिल किया जाएगा। यहां से राजस्थान का जो पश्चिमतम हिस्सा जो भाग है, जो सीमा है, वो 69 डिग्री 30 मिनट पर अवस्थित है, जो कि सिर्फ तो सिर्फ जैसलमेर को टच करती हुई निकलती है। ठीक है, ये वाला पश्चिमतम हिस्सा है। अब हम देशांतर की बात करें तो इसको हम लिखेंगे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या? पूर्वी देशांतर। इसका नाम हम देंगे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। उसके बाद हम पूर्व का जो अंतिम हिस्सा है वहां पे आएंगे, जो कि धौलपुर को टच करता हुआ निकलता है। उसकी जो अक्षांश रेखा है वो है 78 डिग्री, क्या? 78 डिग्री और 17 मिनट। ये वाला देशांतर रेखा है वो 78 डिग्री 17 मिनट है। ये हो गया अक्षांश रेखाएं दोनों तरफ से, उस दोनों अक्षांशों के मध्य राजस्थान की अवस्थिति है। और इस रेखा से इस रेखा के बीच में यदि देखें तो फिर ये कितना डिग्री कवर करता है, इसको हम इसमें से माइनस कर दो। 78 डिग्री 17 से 69 डिग्री 30 मिनट को माइनस कर दो। जो संख्या आएगी वो संख्या क्या है? राजस्थान की पश्चिमी देशांतर से पूर्वी देशांतर के मध्य की लंबाई आ जाएगी। क्या? अंदर की डिस्टेंस, दूरी आ जाएगी। और उस दूरी को हम यदि 111 किलोमीटर से क्या कर देते हैं, 111 किलोमीटर से यदि मल्टीप्लाई करेंगे, एक देशांतर रेखा के मध्य, दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी दूरी है उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो डिस्टेंस आ जाएगी। अभी हम आते हैं उत्तरी अक्षांश, उत्तरी यानी अक्षांश रेखाओं पे आते हैं कि दोनों कौन सी दो अक्षांश रेखाएं जिनके मध्य राजस्थान की अवस्थिति है। एक तो अक्षांश रेखा ऊपर रहेगी, एक रहेगी नीचे, जो कि राजस्थान को टच करती हुई निकलेगी। ऊपर वाली जो अक्षांश रेखा है वो 30 डिग्री 12 मिनट, यानी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका बता देता हूं कि उत्तरी अक्षांश क्यों है। क्योंकि संपूर्ण भारत की जो अवस्थिति है वह भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर वाले हिस्से के अंदर, यानी उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। उस उत्तरी गोलार्ध के अंदर जितने भी देशों की अवस्थिति होगी, वो सभी देशों की जो रेखा है उसके आगे उत्तरी अक्षांश ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? उत्तरी अक्षांश ही लिखा जाएगा। इसीलिए राजस्थान की जो उत्तरतम सीमा है वो 30 डिग्री 12 मिनट पर अवस्थित है। और नीचे वाली यदि देखें तो नीचे वाली है 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट। ये भी उत्तरी अक्षांश होगी, उत्तरी
अक्षांश होगी, क्योंकि संपूर्ण भारत ही उत्तरी गोलार्ध के अंदर अवस्थित है, तो फिर राजस्थान तो पूरा पूरा उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये है उत्तरी अक्षांश, जहां पे राजस्थान की 30 डिग्री 12 मिनट पे अवस्थित है। यहां से 23 डिग्री 3 मिनट को यदि हम इसमें से निकाल देंगे तो ये आ जाएगा, इतनी अक्षांशों के मध्य राजस्थान की अवस्थिति है। आगे देखिए, आगे हम राजस्थान की देखेंगे लंबाई और चौड़ाई, यहां से लेकर के और यहां तक और यहां से लेकर करके यहां तक, इन दोनों इनकी लंबाई का अध्ययन यहां पे करेंगे। यहां पे एक कटरा नामक जगह है जैसलमेर में, जैसलमेर में ये कटरा नामक जगह है। उस जगह से लेकर के धौलपुर के सिलाना नामक जगह, यानी ये है सिलाना, सिलाना धौलपुर, धौलपुर के सिलाना नामक जगह है। वहां तक यदि राजस्थान की एयर डिस्टेंस देखा जाए, यानी ऊपर की डिस्टेंस, वो है 869 किलोमीटर। ये एयर डिस्टेंस होती है, 869 किलोमीटर होती है। इसकी कोई रोड के आधार पर कैलकुलेशन नहीं किया जाता, ये एयर डिस्टेंस होता है, वो है 869 किलोमीटर। एक है यहां पे नीचे बांसवाड़ा में, जिस जगह का नाम है बोरकुंडा। क्या है? बोरकुंडा, ये है बांसवाड़ा में। और एक है गंगानगर में, सबसे ऊपर एक गांव है जिसका नाम है कोणा गांव, कोणा गांव गंगानगर। इन दोनों स्थानों के मध्य जो एयर डिस्टेंस है वो है 826 किलोमीटर। कितना है? 826 किलोमीटर। इस प्रकार यदि देखें तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है लंबाई और चौड़ाई में। 869 और 826 में से यदि माइनस करेंगे तो फिर 30, 30, 60, 30, 39 और 4, मतलब वैसे देखा 43 किलोमीटर का अंतर है लंबाई और चौड़ाई। इसीलिए लगभग ये समान है और इस आकृति को विषम कोणीय आकृति कहते हैं। जो राजस्थान की जो आकृति है वो क्या है? विषम कोणीय आकृति है। विषम कोणीय मतलब चतुर्भुज की तरफ नहीं, इस तरह नहीं है, ये है, ये है, ये है, आगे ऐसे विषम कोणीय, विषम कोणीय आकृति राजस्थान की यहाँ पे है। ये हो गया राजस्थान की अवस्थिति के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब भी राजस्थान की थोड़ा सा एक और चीज देखते हैं कि राजस्थान का एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है, यहां से ये 30 डिग्री है, थोड़ा आगे चलेंगे, ये 23.3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, इसके आगे थोड़ा सा चलेंगे 23.5 डिग्री पे, यानी यहां पर ये क्या है? इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा। अभी यहां पे क्या होता है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, सूर्य हमेशा इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा चमकता है, इसलिए इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और उसके बाद 23.5 डिग्री से लेकर के आगे ऊपर 66.5 डिग्री तक, यानी 23.5 से 66.5 डिग्री तक का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। तो भारत का उत्तरी भारत में जो उत्तरी भारत है वो तो आता है उपोष्ण कटिबंधीय, और नीचे वाला हिस्सा जो आता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहां पर बांसवाड़ा से ये रेखा सिर्फ बांसवाड़ा से गुजरती है, सॉरी ये नहीं है, यानी बांसवाड़ा जिला है, वहां से ये कर्क रेखा सीधी गुजरती है। इस प्रकार हमने राजस्थान का ये जो लंबाई चौड़ाई और राजस्थान का भौगोलिक इतिहास यहाँ पे पढ़ा, और ये फैक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब इसके बाद हमारा जो आगे आएगा वो चैप्टर आगे आएगा क्षेत्रफल। यदि राजस्थान का क्षेत्रफल देखा जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान की जो सीमाएं निर्धारित हुई, तो क्षेत्रफल राजस्थान का वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का
कुल क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा राजस्थान का है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, भारत का जो है वो राजस्थान है, और संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है वो हिस्सा राजस्थान के अंतर्गत आता है। राजस्थान से यदि विश्व के साथ कंपेयर करें, राजस्थान के क्षेत्रफल का यदि विश्व के साथ कंपेयर करें, तो राजस्थान से 128 देश ऐसे हैं जो राजस्थान के क्षेत्रफल से छोटे हैं। इसलिए राजस्थान बहुत बड़ा एक राज्य है। इसी के साथ आगे हम देखेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से जिले सबसे बड़े जिले हैं, कौन कौन से छोटे जिले हैं, इनका भी अध्ययन आगे हम विस्तृत करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप अब दोबारा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि राजस्थान का हमने भौगोलिक इतिहास के बारे में, राजस्थान के नामकरण के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हमने राजस्थान का जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो राजस्थान स्वरूप आया था, जिसकी सीमाएं निर्धारित हुई थी, उस क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन किया। इसके बाद उसकी लंबाई चौड़ाई का अध्ययन किया और इसकी आकृति का अध्ययन किया। इसके बाद आगे हमारा जो राजस्थान का भूगोल है वो निरंतर चलता रहेगा और एक एक टॉपिक हम डेली उठाएंगे और उनका यहाँ पे आधा घंटा 45 मिनट के आसपास हमारे प्रत्येक वीडियो हम बनाते रहेंगे। यहाँ पे हम अभी देखते हैं कि राजस्थान का जो कर्क रेखा है, राजस्थान के अंदर से जो गुजरने वाली कर्क रेखा है, उसका और राजस्थान की जलवायु का आपस में क्या रिलेशन है, ये संपूर्ण जो जानकारी है उनके बारे में हम आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज हम यहीं पर थोड़ा सा पाठ्यक्रम के बारे में इधर बता दिया कि हमारा आगे जो राजस्थान की मैराथन क्लासें, राजस्थान की भूगोल की मैराथन क्लासें आगे चलेंगी और निरंतर हमारे साथ बने रहिए और अधिक से अधिक दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी साथ में करते रहिए। आप लोगों का मोटिवेशन हमको मिलता रहेगा और हम संपूर्ण राजस्थान की ज्योग्राफी में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हम आपके साथ साथ में तथ्यों को नहीं छोड़ेंगे जो कि आपको कहीं आगे भविष्य में उनका सामना करना पड़े। कुछ ऐसी चीजें आ जाए जिनको आपने फेस नहीं किया हो, तो राजस्थान के तथ्यों को हम कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ करके यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको अध्ययन करवाया जाएगा। लेकिन आप प्रारंभ से अंत तक प्रत्येक वीडियो को देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज हमारी इस क्लास को हम यहीं पे विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।